हाँ देखो बेटा, आज का हम लोग का क्लास जो है वो एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर फोर्थ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और चैप्टर फोर्थ का हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं सममिति। सममिति को हम लोग इंग्लिश में सिमेट्री बोलते हैं बेटा। ठीक है, इसकी स्टडी करते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन बनता है इसमें। इम्पॉर्टेंट है, सममिति जानना जरूरी है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पढ़ते हैं तो उसकी बनावट कैसी है, लुकिंग वाइज, देखने में वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, वो सिमेट्रिकल है, सममित में है या सममित में नहीं है। ठीक है, और अगर सममित में उसकी बॉडी है तो कौन सी सममित है। ठीक है, इसको हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान सुनिए आप लोग और देखिए। हेडिंग लिखा हुआ है 4.12 सममित। प्राणी को सममित के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। लिखा हुआ बेटा, प्राणी को सममित के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। श्रेणीबद्ध का मतलब क्या हो गया, अलग अलग जो जीव हैं 10 लाख तरह के उनको हम लोग उनके शरीर के सममित के आधार पर, सममित मतलब होता है उनकी बनावट के आधार पर। अभी हम पढ़ेंगे तो सममित क्लियर हो जाएगा, ये नया शब्द है आपके लिए। सममित के आधार पर श्रेणीबद्ध अलग अलग ग्रुपों में बांटा जा सकता है। ग्रुप मतलब श्रेणी में बांटा जा सकता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ मूलतः, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है मूलतः स्पंज असममित होते हैं। ये क्वेश्चन हो जाएगा बेटा आपका। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा कि स्पंज असममित के प्राणी होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अर्थात किसी किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो भागों में विभाजित नहीं करती। अगर आप स्पंज की बात करोगे तो आप कोई भी लाइन खींच करके उसको काटते हो। जैसे यहाँ एक केकड़ा पड़ा हुआ है और इसको ये काट करके दिखाया जा रहा है। क्लियर, यहाँ एक केकड़ा पड़ा हुआ है और इसको काट करके यहाँ दिखाया जा रहा है। आप देख लो इसको कि ये केंद्रीय अक्ष से एक लाइन जा रही है जो बीचों बीच केकड़े को दो भाग में बांट रही है। इसका एक तरफ जो हो रहा है वो लेफ्ट साइड हो रहा है और दूसरी तरफ राइट साइड हो रहा है। लगभग दोनों दोनों जो इसके साइड हैं, केंद्रीय अक्ष से खींची गई रेखा के वजह से जो दो हिस्से बन रहे हैं इसके, वो दोनों लगभग एक समान हो रहे हैं। दो पार्श्व बन जा रहा है, इसमें दो साइड बन जा रहे हैं। ठीक है, साइड मतलब लेटरल होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, द्विपार्श्व सममिति। ठीक है, ये तो केकड़ा जो है वो सममित में है और इसकी बॉडी बॉडी सममित में है। और कौन सी सममित है, तो द्विपार्श्व सममित है। वही उसी की बात कर रहा है कि अगर स्पंज ले लेंगे हम तो कहीं से भी काटने की कोशिश अगर करें, ठीक है, वो कभी भी दो इक्वल हाफ में नहीं कटेगा। ठीक है, विभाजित नहीं की जा सकती। यह लिखा हुआ है जब जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है तो इसे अरीय सममित कहते हैं। जैसे यहाँ ऊपर एक डायग्राम दिया, उसको ध्यान देखिए। यहाँ इसने लिखा है अरीय सममित, अरीय लिखा है यहाँ और सममित लिखा है यहाँ। यहाँ ऊपर एक डायग्राम दिया हुआ है ये। ठीक है, हाइड्रा का एक डायग्राम है, इसको ध्यान से देखिए। ये हाइड्रा का डायग्राम है। ठीक है, हाइड्रा को किसी भी एंगल से काट के इसने दिखाने का प्रयास किया है। हाइड्रा को किसी भी एंगल से काट के दिखाने का प्रयास किया है। जैसे इसने बोला ये कट जो है वो भी हाइड्रा को दो हिस्से में बांट देगा। ये जो कट है, आप रेडियस कोई भी चेंज कर लो, हाइड्रा दो हिस्से में बट ही जाएगा। ठीक है, दो इक्वल हाफ में बट जाएगा। अगर ऐसा कोई कट बन रहा है जिससे हाइड्रा या कोई भी ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हिस्से में बढ़ जाता है बेटा, अगर वो दो इक्वल हिस्से में बढ़ जाता है तो इसे क्या बोला जाता है, इसे हम लोग अरीय सममित बोलते हैं। लिख रखा है, ठीक है, इसे हम लोग अरीय सममित बोलते हैं। ध्यान से देखो इसे, यहाँ लिखा हुआ है कि जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप, याद रखो बेटा, दो समरूप, दो इक्वल दिखने वाली भाग में विभाजित करती है तो इसे अरीय सममित कहते हैं। इसे अरीय सममित कहते हैं। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है अरीय सममित का प्राणी कौन कौन सा है। ठीक है, अरीय सममित का प्राणी कौन कौन सा है, तो आप जानते हैं सिलेंट्रेट है। सिलेंट्रेट आप जान रहे हैं आप। ठीक है, टीनोफोरा, टीनोफोरा जान रहे हैं, और इकाइनोडर्म, ये तीन फाइलम दिए गए हैं। यानी सिलेंट्रेट के प्राणी जो होते हैं वो अरीय समित वाले होते हैं। टीनोफोरा के जो प्राणी होते हैं वो भी अरीय समित होते हैं। कहीं से भी काटो, किसी भी केंद्र से गुजरनी चाहिए लाइन, वो शरीर उनका दो हिस्से में बट जाएगा। एक ही बार काटना है, यानी कि 4 बार काट के बराबर कर रहे हैं। ठीक है,
और तीसरा इकाइनोडर्म, ठीक है। इकाइनोडर्म को भी किसी भी एंगल से काटा जाएगा, वो दो इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा बेटा, ठीक है। तो इनका शरीर कैसा समित का हो जाएगा, तो इनका शरीर हो जाएगा अरिष्टमित का, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो ये तीन ग्रुप हो गए, सेरेंटेटा, टिनोफोरा और एक इकाइनोडर्मेटा। और असमित कौन हो गया, तो स्पंज हो गया, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं, इकाइनोडर्म में इसी प्रकार समृद्धि हो गया। किंतु अगर बात करें एनेलिडा की, आर्थ्रोपोडा की, ठीक है, एलिडा, आर्थ्रोपोडा आदि की, एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा इनको दो भाग में बांट पाती है, ठीक है। हम लोग भी इसमें आ जाते हैं। अगर केवल एक जगह से ही शरीर को दो भाग में बांटा जाएगा तो, इधर बेटा, अगर केवल एक जगह से ही शरीर को दो भाग में बांटा जाएगा, जैसे लिखा हुआ है, एक ही जगह से गुजरने वाली रेखा शरीर को दो भाग में बांटती है, ठीक है। गुजरने वाली रेखा शरीर को दो समरूप भाग में दाएं और बाएं भाग बांटती है, तो इसे हम लोग द्विपार्श्व समित कहते हैं। याद रखो बेटा, इसे बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं बॉडी की। अब तीन तरह की संरचना हो गई। एक ऐसी संरचना जो कभी भी दो बराबर भाग में नहीं बटेगी, असममित। ऐसी संरचना केवल एक जगह से ही दो भाग में बटेगी, द्विपार्श्व समित। और एक ऐसी संरचना, ठीक है, जिसमें शरीर कहीं से भी, किसी भी रेडियस से काटो, किसी भी त्रिज्या से काटो, दो इक्वल भाग में बढ़ जाएगा, उसे कहते हैं हम लोग अरियसमित, ठीक है बेटा। ये हेडिंग यहाँ कंप्लीट हो रहा है, इसको ध्यान से रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग है हम लोग का द्विकोरकी या त्रिकोरकी, ठीक है। द्विकोरकी, यहाँ ब्लास्टोमियर की बात हो रहा है, ठीक है। और त्रिकोरकी इंग्लिश बोलते हैं हम लोग डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक। पृथ्वी पर जितने भी एनिमल्स हैं उनकी शरीर, वो जब उनका जो वो विकसित हुए हैं, ठीक है, तो भ्रूणीय अवस्था के दौरान उसके विकास के क्रम में, ठीक है, या उनका शरीर दो स्तरों से, दो जनन स्तरों से बना है, या उनका शरीर तीन जनन स्तरों से बना है, ठीक है। अब इन जनन स्तरों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सबसे बाहर का जो जनन स्तर होता है उसे बेटा एक्टोडर्म बोलते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है। और भीतर का जो स्तर होता है उसे हम लोग इंडोडर्म बोलते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, बाह्य त्वचा यहाँ और अंतस त्वचा। ये इसने बता रखा है कि थोड़ा कलर चेंज कर लें क्योंकि सेम कलर पे दिखेगा नहीं। इसने बता रखा है कि ये जो है यह हिस्सा है, ये बाहर वाला, ठीक है, ये एक्टोडर्म है। और भीतर वाला जो स्तर है ये इंडोडर्म है। याद रखो बेटा, दो स्तर हैं और बीच में एक लेयर बना रखा है मीजोग्लिया, ये रेड कलर का मीजोग्लिया बना रखा है, इसको हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। जबकि दूसरा डायग्राम हम लोग को दिख रहा है त्रिस्तरीय है, ठीक है, त्रिकोरकी। इसमें क्या क्या है, तो एक्टोडर्म तो है ही, इसके बाद एक्टोडर्म तो है ही, इसके बाद मीजोडर्म और सबसे भीतर की ओर इंडोडर्म होता है बेटा, ठीक है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म होता है। पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। द्विकोरकी और त्रिकोरकी संगठन, जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं, जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं, हो गया, यानी भ्रूणी विकास के दौरान केवल दो ही स्तर होते हैं, उसी से पूरा शरीर बनता है। तथा जैसे एक्टोडर्म बाहरी स्तर है और इंडोडर्म भीतरी स्तर है, इसी से आगे चलकर पूरा शरीर बनता है। उन्हें द्विकोरकी या डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल इसका बेटा क्या है, तो सिलेंट्रेट है। याद रखिएगा, जो द्विकोरकी है वो सिलेंट्रेट है। तथा वे प्राणी जिनके जिनके विकसित भ्रूण में तीन भ्रूणीय स्तर होते हैं। तीन भ्रूणीय स्तर का मतलब हो गया एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। बीच का स्तर जो होता है मीजोडर्म होता है, इसे त्रिकोरकी प्राणी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में डायग्राम दिया हुआ है, इसमें लिख रखा है प्लेटीहेलमिन्थेस से रज्जु की, प्लेटीहेलमिन्थेस से स्टार्ट करिए और कार्डेट प्राणी तक जाइए, सबके सब त्रिकोरकी हैं बेटा, ठीक है, सबके सब त्रिकोरकी है। ये थर्ड हम लोग का हेडिंग है, मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्गीकरण का आधार बनता है ये। थर्ड हेडिंग हम लोग का है प्रगुहा, प्रगुहा या सिलोम, ठीक है, प्रगुहा या सिलोम। ये वीडियो यहीं पे रोक रहे हैं।